तब एक फीमेल काकुसी तांजीरो को देखकर ब्लश कर रही थी, बट ऐसा क्यों? एंड तुम्हें ये भी पता होगा कि डीमंस ह्यूमंस को खाते हैं, पर क्या तुमने कभी ये सोचा है कि ह्यूमंस चाहे तो वो भी डीमंस को खा सकते हैं? तुमने कभी ना कभी ये तो सोचा ही होगा कि आखिर क्यों इनोस्के हमेशा अपने ब्लेड को पत्थर से तोड़ फोड़ देता है। डीमन स्लेयर की दुनिया जितनी खूबसूरत है उसके पीछे उतने ही राज छुपे हुए हैं। एंड आज मैं तुम्हें उन्हीं राज यानी कि ऐसे ऐसे हिडन डिटेल्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बारे में लिटरली किसी को भी नहीं पता। जैसे कि क्या तुम्हें पता है कि रेनगोकू हमेशा से एक पेट रखना चाहता था एंड उसे पेट्स काफी ज्यादा पसंद थे, बिल्कुल ही तुम्हारी तरह, बट ऑब्वियसली वो रख नहीं पाया क्योंकि रेनगोकू के डैड को एनिमल्स पसंद नहीं थे। खैर, अगर तुम्हें ये पसंद आया है देन आगे और भी ऐसे हिडन डिटेल्स है जो कि तुम्हें डेफिनेटली पसंद आएगा, खास करके लेवल 5 के हिडन डिटेल्स जिसमें कि मैं ऐसे ऐसे सीक्रेट्स और राजों से पर्दा हटाने वाला हूँ जिनके के बारे में तुम्हें कभी भी पता नहीं चलता अगर तुम मेरे इस वीडियो को ना देख रहे होते। सो आराम से बैठो और इस वीडियो को एंजॉय करो। नाउ अब बात करते हैं हमारे वाइल्ड बॉय इनोस्के की। तुमने कभी ना कभी ये तो सोचा ही होगा कि आखिर क्यों इनोस्के हमेशा अपने ब्लेड को पत्थर से तोड़ फोड़ देता है। वेल, अकॉर्डिंग टू इनोस्के अगर वो अपने ब्लेड को ऐसा बनाता है तो वो ना सिर्फ दिखने में खतरनाक लगता है बल्कि जब ये किसी डीमन का जिस्म चीरती है तो तब दर्द भी कई गुना बढ़ जाता है। हालांकि ऐसा करने से उसका ब्लेड काफी वीक हो जाता है और जल्दी ही टूट भी जाता है। पर तुम्हें तो पता ही है कि इनोस्के को इन सब चीजों से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जहाँ इनोस्के अपनी तलवार को खुद अजीब बनाता है तो वहीं डीमन स्लेयर क्रॉप के अंदर कुछ ऐसे भी हासिराज है जिनकी तलवार ऑलरेडी ही अजीब बनी हुई होती है, जिनमें से सबसे पहले है मित्सुरी का स्वॉर्ड जो कि एक रिबिन जैसा है एंड मेरे हिसाब से ये स्वॉर्ड मित्सुरी की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काफी मैच होता है। नेक्स्ट है शिनोबु का स्वॉर्ड। अब इसे तुम आधा स्वॉर्ड भी कह सकते हो, लेकिन इसमें खास बात यह है कि इसके पूरे स्वॉर्ड में पॉइजन दौड़ रहा होता है जिससे कि वो किसी भी डीमन को इजीली मार सकती है। लेकिन जो ओबेनाई का स्वॉर्ड है वो एक स्नेक जैसा है जो कि अगेन उसके ब्रीथिंग स्टाइल एंड पर्सनैलिटी के हिसाब से काफी मैच होता है। बट वही जो टेंगेन का स्वॉर्ड है वो उसके हाइट के साथ मैच होता है क्योंकि लिटरली उसके स्वॉर्ड का साइज लगभग तांजीरो के साइज जितना है। हालांकि जो वेपन गियोमी यूज करता है वो कोई स्वॉर्ड नहीं है बल्कि एक एक्स है। वेल, आई नो तुम्हें ये सारी चीजें ऑलरेडी पता होगा एंड तुम्हें ये भी पता होगा कि डीमंस ह्यूमंस को खाते हैं, पर क्या तुमने कभी ये सोचा है कि ह्यूमंस चाहे तो वो भी डीमंस को खा सकते हैं? अब ऐसा नहीं है कि कोई आम इंसान डीमंस के फ्लैश को खा सकता है क्योंकि ऐसा अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन करने की कोशिश करेगा तो उसका जबड़ा ही टूट जाएगा और उसके ऑर्गन्स अंदर से पूरी तरीके से डैमेज हो जाएंगे। लेकिन यहीं पर आता है गेनिया शिनाजुगावा जिसके पास स्पेशल इम्यून सिस्टम है और ऐसा जबड़ा जिससे कि वो इजीली डीमन के मांस को चबा सकता है एंड साथ ही में ऐसा करने से गेनिया को उस डीमन की पावर्स मिल जाती है। अब मांगा और एनीमे कहीं पर भी ये चीज क्लियर नहीं है कि वो ऐसा कर कैसे पाता है, लेकिन हाँ, मांगा के एक चैप्टर में ये जरूर बताया गया है कि एक और ऐसा स्पेशल ह्यूमन सेनगोकू एरा में एग्जिस्ट करता था। अब जहाँ गेनिया अपने खास शरीर की वजह से लड़ाई में टिका रहता है, वहीं हमारा अगला कैरेक्टर अपनी किस्मत और अपने नाम के भरोसे एक अलग ही जंग लड़ रहा है। तुम्हें तो पता ही है कि जेनेत्सु हमेशा से एक वाइफ चाहता है एंड शायद इसका रीजन उसके नाम से रिलेटेड है क्योंकि जो जेनेत्सु का सरनेम है अगात्सुमा जिसका एक लिटरल मतलब निकल के आता है माई वाइफ, शायद यही वजह है कि वो शुरू से ही एक लाइफ पार्टनर की तलाश में है। खैर, जो भी हो, अब बढ़ते हैं हमारे लेवल 2 की ओर जिसमें कि लेवल 1 से ज्यादा बढ़िया बढ़िया हिडन डिटेल्स होंगे। जैसे कि तुम्हें ये बड़ा पत्थर तो याद ही होगा जिसे तांजीरो ने साबिटो समझकर काट दिया था। एक्चुअली ये पत्थर रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। जापान में इसे सेसोसेकी यानी कि द किलिंग स्टोन भी कहा जाता है एंड जापानीज फोकलोर के मुताबिक जो भी इस पत्थर को छूता है वो मारा जाता है एंड कहा जाता है कि जब ये पत्थर टूटा था तब इसमें से एक 9 टेल फॉक्स बाहर निकला था। अब ये सच है या फिर झूठ ये तो मुझे नहीं पता, बट ये जरूर पता है कि ये जगह अब एक पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस बन चुका है एंड सिर्फ ये पत्थर ही नहीं है जो कि रियल लाइफ से इंस्पायर है। क्या होगा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि हमारा मेन ट्रायो और टेंगेन उज़ोई ने मिलकर रियल वर्ल्ड जैसा ही म्यूजिक बैंड बनाकर रखा है, जहाँ पर एक एक्स्ट्रा मांगा चैप्टर में ये रिवील हुआ है कि तांजीरो, इनोस्के, जेनेत्सु और टेंगेन ने मिलकर एक रॉक बैंड बनाया है जिसका की नाम है स्टाइलिश ट्रॉफी डेमोक्रेसी। इस बैंड में हमारा तांजीरो लीड वोकलिस्ट है, इनोस्के अपनी पूरी एनर्जी ताइको ड्रम्स में निकालता है, टेंगेन हारमोनिका हैंडल करता है और जेनेत्सु सामीसा बजाता है। अब तुम्हें तो पता ही है कि म्यूजिक बजाने के लिए जरूरी है ब्रीथ कंट्रोल जो कि उनका नेक्स्ट लेवल है क्योंकि बटरफ्लाई मैंशन में उन्होंने कंसंट्रेशन ब्रीथिंग स्टाइल को लगातार यूज करना सीखा था। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये टेक्निक एक्चुअली रियल लाइफ से इंस्पायर है एंड इसका नाम है बॉक्स ब्रीथिंग जो कि काफी पावरफुल रिलैक्सिंग टेक्निक है एंड साथ ही में ये काफी सिंपल है। सबसे पहले तुम्हें 4 सेकंड आराम से सांस लेना है, 4 सेकंड सांस रोकना है, फिर 4 सेकंड सांस छोड़ना है एंड देन 4 सेकंड सांस रोकना है। बस इसी चीज को तुम्हें बार बार रिपीट करना है जब तक कि तुम रिलैक्स और काम
नहीं हो जाते। नाउ अब अगर तुम रिलैक्स हो चुके हो तो नेक्स्ट हिडन डिटेल के बारे में भी सुन लो। तुम्हें तो पता ही है कि गियोमे ब्लाइंड है, पर क्या तुम्हें पता है कि आखिर वो ब्लाइंड बना कैसे? सो जब गियोमे बच्चा था तब उसे एक्सट्रीम हाई फीवर हो गया था एंड वो बुखार इतना ज्यादा था कि उसने गियोमे की आंखों की रोशनी ही हमेशा के लिए छीन ली। लेकिन फिर भी अंधे होने के बावजूद भी वो सभी हासिराज में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सोचो अगर वो देख पाता तो क्या ही तबाही मचाता। एंड गियोमे ने ना सिर्फ अपनी अंधेरी दुनिया से लड़ना सीखा बल्कि उसने दो ऐसी बहनों को भी सहारा दिया था जिनका सब कुछ खत्म हो गया था, शिनोबु और कानाए, जिनके पेरेंट्स को बेसिकली एक डीमन ने मार दिया था। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि उनके पेरेंट्स मरने से पहले कंपाउंडिंग मेडिसिन का काम करते थे, जिसकी वजह से शिनोबु बचपन से ही केमिकल्स और पॉइजन में इतनी ज्यादा एक्सपर्ट है। सो फाइनली अब हम आ चुके हैं लेवल 3 में, जो कि ऑब्वियसली लेवल 2 से बढ़िया होंगे। जैसे कि हम सबको पता है कि तांजीरो की सेंस ऑफ स्मेलिंग कितनी ज्यादा कमाल की है, बट ये तो सिर्फ 1% है जो कि तुम्हें पता है उसके बारे में, क्योंकि तांजीरो ना केवल चीजों को स्मेल कर सकता है बल्कि वो लिटरली दूसरों के इंटेंशन को भी स्मेल कर सकता है। जैसे कि उसने शिनोबु के गुस्से को फील कर लिया था जबकि वो अपने फेस पर कुछ भी शो नहीं कर रही थी। और यही नहीं, तांजीरो ने मुजान की स्मेल को लगभग 2 सालों तक याद रखा था। एंड तुम्हें तो पता ही है कि हर स्ट्रेंथ के साथ एक वीकनेस भी आता है। तांजीरो का सबसे बड़ा वीकनेस क्या है पता है? वो झूठ नहीं बोल सकता। हाँ आई नो थोड़ा अजीब है बट यही सच है। चाहे सिचुएशन कितनी भी सीरियस हो, उसकी होनेस्टी उसे एक्सपोज कर देती है। मतलब लौंडा एक तरफ दूसरों के इंटेंशन को तो स्मेल कर लेता है और दूसरी तरफ खुद ही अपने इंटेंशन को छुपा नहीं पाता। एंड शायद इसी वजह से उसका दिल भी बाकी डीमन स्लेयर से अलग है। तुमने नोटिस किया होगा जब भी कोई डीमन डिफीट होने के बाद अपनी सैड बैक स्टोरी बताता है तब तांजीरो तुरंत ही इमोशनल हो जाता है। वेल क्योंकि उसके लिए डीमन सिर्फ एक दुश्मन नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी बहन नेजुको खुद एक डीमन है। तो तांजीरो जानता है कि हर कोई जन्म से बुरा नहीं होता, इसलिए वो डीमंस के पेन को समझ पाता है, जिसकी वजह से उसका ये इमोशनल साइड उसकी लाइफ के दूसरे हैबिट्स में भी दिखता है। जैसे कि तांजीरो को लेटर्स के थ्रू बातें करना बहुत पसंद है। वो रेगुलरली उरुकोडाकी, गियू, टेंगेन एंड एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के लड़कियों और इवन रेनगोकू के छोटे भाई के साथ लगातार लेटर एक्सचेंज करता रहता है। बट इन सब में गियू उसे कभी भी रिप्लाई नहीं करता। लेकिन फिर भी तांजीरो उसे लिखना बंद नहीं करता, क्योंकि उसके लिए फ्रेंड्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है। खैर इम्पोर्टेंट से एक और इम्पोर्टेंट सवाल याद आया। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि आखिर तांजीरो खुद कैसा स्मेल करता होगा? वेल इसी का आंसर हमें उसका कासुगाई क्रो देता है। उसके अकॉर्डिंग तांजीरो की स्मेल कुछ ऐसी है, थोड़ा सा जला हुआ चीजों जैसा, थोड़ा सा लेमन फ्रूट जैसा एंड थोड़ा सा पाइन के पेड़ जैसा। सो बेसिकली उसकी स्मेल उसकी पूरी लाइफ को रिफ्लेक्ट करती है। एक तरफ उसका डीमन स्लेयर का हार्डवर्क एंड डेंजरस जर्नी, वहीं दूसरी तरफ एक प्योर एंड काइंड नेचर दिखाता है। सो फाइनली अब लेवल 5 में बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं लेवल 4 की, जिसमें की और भी कमाल के हिडन डिटेल्स होंगे। जिसमें से सबसे पहले है मुजान किबुत्सुजी। तुम्हें तो पता ही है कि मुजान एक डीमन किंग है, पर क्या तुम्हें ये पता है कि आखिर उसका ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? मुजान का कैरेक्टर एक्चुअली जापानीज फोकलोर के योकाई से इंस्पायर है। अब ये योकाई क्या है? पुरानी कहानियों के मुताबिक योकाई वो अजीब और ताकतवर स्पिरिट होते हैं जो इंसानी दुनिया और शैतानी दुनिया के बीच रहती है। खैर तुमने योकाई वॉच तो देखा ही होगा, जिसमें एक लड़का वॉच की मदद से स्पिरिट को कंट्रोल करता है, बिल्कुल ही मुजान की तरह। हालांकि मुजान अपने दिमाग से कंट्रोल करता है, लेकिन सिर्फ मुजान ही नहीं है जो कि माइथोलॉजी से जुड़ा है। एक और ऐसा डीमन है जिसका इंस्पिरेशन रियल वर्ल्ड के जापानीज गॉड से लिया गया है। तुम्हें ये ड्रम डीमन तो याद ही होगा, जिसका नाम है क्योगाई एंड इसकी एबिलिटी नाकिमे से मिलती जुलती है। खैर क्योगाई का पूरा डिजाइन और इसका शरीर पे लगे हुए ड्रम्स एक्चुअली जापानीज थंडर गॉड राइजिन से इंस्पायर है। इन्हें हमेशा ड्रम्स के एक घेरे के साथ दिखाया जाता है, जिसे बजाकर ये बिजली पैदा करते हैं। एंड तुमने इनका रेफरेंस डोरेमोन या फिर शिनचैन के किसी भी एपिसोड में देखा ही होगा। अब देखो गॉड की बात चल ही रही है तो मैं तुम्हें बता दूं कि डीमन स्लेयर के अंदर 2 और ऐसे कैरेक्टर है जिनका इंस्पिरेशन रियल वर्ल्ड के लेजेंडरी गॉड से लिया गया है, जिसमें से सबसे पहले है मिचिकात्सु सुकीगुनी, जिसका इंस्पिरेशन सुकियोमी यानी कि दी मून गॉड से लिया गया है। वहीं उसका भाई योरिची सुकीगुनी, जिसका की इंस्पिरेशन अमातेराजु यानी कि दी सन गॉड से लिया गया है। हाँ पता है, इनसे तुम्हें नारुतो का याद आ गया होगा। वेल जो भी हो, तुम्हें तो पता ही है कि योरिची का ब्रीदिंग स्टाइल यानी कि सन ब्रीदिंग, जिसे कि तांजीरो की फैमिली ने हिनोकामी कागुरा डांस के रूप में संभाल कर रखा था। बट क्या तुमने कभी ये सोचा है कि आखिर पूरे सीरीज के खत्म होने के बाद उन सारे ब्रीदिंग स्टाइल का हुआ क्या? सो बेसिकली मांगा के अंत के बाद उबियाशी की फैमिली ने ये इंश्योर किया कि ब्रीदिंग स्टाइल हमेशा के लिए जिंदा रहे। उन्होंने इसे खत्म होने नहीं दिया और एक ट्रेडिशनल डांस में बदल दिया, स्पेशली हिनोकामी कागुरा को, जिसे की आज भी हर साल एक रिचुअल डांस के रूप में परफॉर्म किया जाता है। ये रिचुअल उबियाशी की फैमिली के सिंतो
श्राइन में होता है। लगता है कि उबयाशी की फैमिली बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को ये लगता है कि डीमन स्लेयर के ऑथर को फॉरशैडोइंग करना नहीं आता। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मुगेन ट्रेन आर्क के शुरुआत में जब इनोस्के ने पहली बार ट्रेन को देखा था तो वो उसे एक डीमन समझ रहा था। सबने उस वक्त इसे एक मजाक समझा था, पर एक्चुअली ये एक बहुत ही बड़ा हिंट था, क्योंकि आगे चलकर हमें पता चलता है कि एनमो ने सच में अपनी बॉडी को पूरी ट्रेन के साथ मर्ज कर रखा था। एंड नाउ इसी के साथ हम आ चुके हैं लेवल 5 में। एंड हाँ, मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूं कि इस लेवल में बात सिर्फ कहानी की नहीं होगी, बल्कि उन गलतियों और कंट्रोवर्सी की होगी जो पर्दे के पीछे दब गए थे। बाकी हाँ, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो सबसे पहले एक बड़ी गलती जो फैंस कभी नहीं भूल पाए। सीन ऐसा था 2016 में जब डीमन स्लेयर अपने पॉपुलैरिटी के पीक लेवल पर था। उस वक्त सबसे बड़ी मिस्ट्री थी इनोस्के का फेस। फैंस पागल हो रहे थे ये जानने के लिए कि आखिर उस मास्क के पीछे है क्या, लेकिन एक छोटी सी गलती ने सारा मजा खराब कर दिया। वॉल्यूम के एंड में एक मिनी कॉमिक ऐड किया गया और एडिटर की मिस्टेक की वजह से इनोस्के का फेस ऑफिशियल रिवील से पहले ही दिखा दिया गया, जिससे कि फैंस इतना ज्यादा नाराज हुए कि ऑथर को खुद आकर ऑफिशियली माफी मांगनी पड़ी। I revealed Inosuke's face in the Jump Giga 4 comic before it got revealed in the actual magazine. It was a terrible mistake, but I was squeezed for time and I got careless. I'm doing the very best I can. एंड अगर एक छोटी सी गलती इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है तो सोचो जब इंटरनेशनली चेंज किया जाए तब क्या होगा। 2019 में एनिमे एडेप्टेशन के टाइम में एक साइलेंट बट कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया गया। बेसिकली हर मांगा में नरेशन होता था, जहाँ नरेटर हमें एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट इन्फो देते थे, बट एनिमे टीम यूफोटेबल को ये ऑकवर्ड लगा, इसलिए उन्होंने नरेटर को ही हटा दिया और इसी चक्कर में काफी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस हो गए। जैसे कि पहला, डीमंस जो भी देखते या सुनते थे वो डायरेक्टली मुजान तक पहुंच जाता था। इवन मुजान अपने डीमंस का लोकेशन तक ट्रैक कर सकता था, और यही नहीं, वो अपनी मेमोरीज तक को ट्रांसफर कर सकता था, जो कि शायद तुम लोगों को इस सीन से ऑलरेडी पता चल चुका होगा। खैर, ये तो फिर भी कुछ मिस्टेक्स थे जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सवाल है जिनका आंसर हमें ना ही एनिमे और ना ही मांगा के अंदर दिया गया है। जैसे कि हम सबको पता है कि स्वर्ड्समिथ विलेज कितना ज्यादा हिडन है। आई मीन इतना ज्यादा, जब तांजीरो को वहाँ ले जाया जा रहा था तब काकुशीज हर बार चेंज हो रहे थे, इवन उनके क्रोज भी उनके साथ चेंज हो रहे थे। मतलब भाई लोकेशन को एक्सट्रीम लेवल पर हाइड किया गया था। तो आखिर इन दोनों डीमंस को कैसे पता चला कि आखिर स्वर्ड्समिथ विलेज है कहाँ पर? ऑब्वियसली तुम्हारा आंसर होगा नाकिमे। और यहीं पर एक और सवाल आता है, नाकिमे ने उबयाशी की फैमिली का लोकेशन प्लस डीमन स्लेयर और हाशिरास को ट्रैक कर लिया था, बट आखिर वो नेजुको को क्यों नहीं ट्रैक कर पाया? हाँ, नेजुको को बहुत तगड़े लेवल पर हाइड किया गया था, बट स्वर्ड्समिथ विलेज भी तो उतना ही ज्यादा हाइड था। एंड यहीं पर ये मिस्ट्री ही रह गया। लेकिन यही नहीं, एक और ऐसा छोटा सा स्क्रीन है जो कि फैंस को हर बार कंफ्यूज कर देता है। तुम्हें ये सीन तो याद ही होगा जहाँ पर जब तांजीरो एंड मित्सुरी हॉलवे में चल रहे थे तब एक फीमेल काकुशी तांजीरो को देखकर ब्लश कर रही थी, बट ऐसा क्यों? कुछ लोगों का मानना यह है कि जब वो काकुशी तांजीरो को विलेज में ला रही थी तब तांजीरो ने एक्सीडेंटली उसके चेस्ट को टच कर दिया था। एंड ये सीन मुझे ना ही एनिमे में कहीं मिला और ना ही मांगा में। मतलब ये एक फैन थ्योरी भी हो सकती है। बाकी अगर तुम्हें इससे रिलेटेड कुछ भी पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर तुम्हें और भी ऐसे डीमन स्लेयर के हिडन डिटेल के बारे में जानना है तो तुम राइट वाली वीडियो को देख सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें जेजेके में इंटरेस्ट है तो तुम लेफ्ट वाली वीडियो को देख सकते हो। मैं तुमसे सीधा वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।